दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग जारी है, ये चौथे दिन में दाखिल हो गई है और काफ़ी तबाही वहाँ पर है। चारों तरफ से अफरा तफरी है। रशिया ने यूक्रेन को तीन तरफ से हमला किया है, तीनों तरफ से उसको घेरा हुआ है और उसकी राजधानी तक उसके इस वक्त कंट्रोल में है। तो देखना यह है कि ये जो जंग इस वक्त वहाँ जारी है, रशिया ने जो अटैक यूक्रेन के ऊपर किया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, रशिया क्यों मजबूर हो गया यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए, क्या वजूहात थी, इन सब को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन जो था, ये फार्मर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर का एक अहम मेंबर हुआ करता था, यानी कि उसका एक पार्ट था। ये 1922 से लेकर 1991 तक, ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 1922 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर का ये पार्ट था। और इस बीच क्या हुआ, आज क्यों ये आपस में जंग कर रहे हैं, यूक्रेन जो है ये कैसे वजूद में आया, कैसे एक सेपरेट स्टेट बन गई, इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड जब 1945 में ख़त्म हो गई, तो उसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को शिफ्ट कर दिया। बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी, जो कि उस वक़्त ये जो बड़ी बड़ी साम्राज्यी ताकतें हैं उनके कंट्रोल में थी, वो आज़ाद हो गई। बहुत सारी कंट्रीज़ को वर्ल्ड वार सेकंड में आज़ादी मिली, जिसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है दुनिया जो है दो ब्लॉक्स में, ऑलमोस्ट दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, जिसमें एक ब्लॉक को लीड कर रहा था अमेरिका और दूसरी जानब से यही यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो 1945 के बाद, यानी वर्ल्ड वार सेकंड के ख़त्म होने के बाद बहुत सारी जंगें जो हैं दुनिया में हुई। बेशक वो जंगें चाहे यूएस और वियतनाम की जंग हो, या रशिया का अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना हो, या वापस अमेरिका का अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना हो, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये एक किस्म की प्रॉक्सी वार्स चल रही थी अमेरिका और रशिया के बीच में ही, या इनडायरेक्ट वार्स भी हम इसको कहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो, ये भी इसी बिना पर बनी कि हम रशिया को, पहले तो ये रशिया और जर्मनी को रोकने के लिए फ्रांस और क्या कहते हैं इंग्लैंड ने ये बनाई थी। तो बाद में इसमें अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया, तो ये एक संगठन बन गया 1949 में। तो वहाँ दूसरी साइड से 1955 में वारसा एक्ट के तहत यूएसएसआर जो है वजूद में आया। लेकिन यूक्रेन जो है ये वारसा पैक्ट से पहले से ही उसका हिस्सा था। तो ये जो यूएसएसआर की जो स्टेट्स थी, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इनकी इस यहाँ पर रशिया जो है वो रिलीजियस लाइन के ऊपर अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करने लगा। इसमें खासकर कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ जैसे कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, जो कि यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, तुर्किस्तान था। तो यहाँ पर लोगों के अंदर एक पहले से ही एक रशिया के ख़िलाफ़ एक गुस्सा था। उसके बाद रशिया जब अफ़गानिस्तान आ गया, तो अमेरिका ने वहाँ पर रशिया के साथ प्रॉक्सी जंग करके उसके ख़िलाफ़ लड़ा, और 1991 में यूएसएसआर के 22 टुकड़े हो गए। और उसी वक़्त अमेरिका ने ये मौका जान लिया कि यूक्रेन की जैसी एक पैरेलल ताकत यहाँ खड़ी की जाए।
यानी कि ये बात अगर हम देखेंगे तो ये 1991 से पहले ही अमेरिका की स्ट्रेटजी में थी। क्योंकि अगर हम देखेंगे यूएसएस यानी कि रशिया की और यूक्रेन को अगर हम रिलीजियसली देखेंगे तो उनके रिलीजियसली काफ़ी डिफरेंसेस हैं। यानी कि जो 87% पॉपुलेशन जो यूक्रेन की है वो रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ उनका झुकाव है, उस सेक्शन के सेक्ट के हैं वो, जबकि जो रशियन है वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका की एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की वजह से और यूक्रेन की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से यूक्रेन ने भी 1991 में अपनी एक आज़ाद हुकूमत का ऐलान कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और उस वक़्त हालांकि चूँकि एक काफ़ी डिस्टरबेंस थी रशिया में, तो रशिया जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो यूक्रेन भी एक स्टेट वहाँ पर खड़ी हो गई। तो बाद में फिर 1996 में यूक्रेन की जो है एक एसोसिएशन भी हो गई इसके साथ, नाटो के साथ। तो इस तरह से यूक्रेन जो है एक कंट्री के तौर पर उभर के आ गया। और अभी रशिया जो है अभी क्या कहते हैं, जब बिखर गया था, ये इकनॉमिकली भी टूट गया था, इसके बहुत सारे इसकी जो स्टेट्स थी वो इससे जुदा हो गई थी, काफ़ी नुकसान इसको हो गया था। तो अमेरिका ने यहाँ पर ये मौका जो है इस मौके को भांप लिया। तो जब अमेरिका ने मौका भांप लिया तो इसने अपनी ये जो नेटो के नाम पे अपनी एक्सपेंशन करना जो है, रशिया के साथ जो एरियाज़ हैं उनमें एक्सपेंशन करने की क्या कहते हैं कोशिश की। और नेटो जो है, जो कि कुछ 12 ममालिक के ऊपर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको बढ़ाता गया ये। और रशिया के साथ जो ये कंट्रीज़ हैं, जो कि मैं आपको इसके ऊपर भी दिखाऊंगा, मैप के ऊपर भी मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तो रशिया जो है अमेरिका की इकनॉमिक जो वो धमकियां देता है, मैं इकनॉमिक सैंक्शंस लगाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, उसे वो किसी भी खाते में नहीं ले रहा है। क्योंकि इसको पता है कि मेरे उसकी भी जो बैक के ऊपर अब जो खड़ा है, उसके पीछे जो खड़ा है वो एक और सुपर पावर ताकत खड़ी है, और वो है चाइना। और चाइना के पास मार्केट भी है, रशिया के पास अपनी मार्केट भी है। और दूसरा जो रशिया जो है अपना जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ एशिया में भी बढ़ाना चाह रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उसने इसी टाइम इमरान खान को भी वहाँ बुलाया। उसके टर्म्स यूएई के साथ भी अच्छे हैं, क्योंकि यूएई ने भी वहाँ उसके सपोर्ट की, उन्होंने पोर्ट को एब्सटेन कर दिया। इंडिया के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं पहले से ही, इंडिया का वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। तो अपने अगर हम देखेंगे यहाँ एशिया में तो एक बैलेंस पोजीशन में है इस वक्त रशिया। और अमेरिका को सब जानते हैं कि ये अब एक बूढ़ा शेर है, और अमेरिका जिस तरह से धोखे देता आ रहा है लोगों को आज तक, ये सबको मालूम है। जैसे उसने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ किया, अब यूक्रेन के साथ किया। तो अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में वो एक अनट्रस्टेड फ्रेंड की तरह उसको देखा जाता है। इसलिए जो ये न्यूट्रल कंट्रीज़ थी, यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जो कंट्रीज़ थी, खास करके इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, तो इनका अब झुकाव ईरान वगैरह, ईरान के साथ तो अमेरिका के पहले से ही ताल्लुकात ख़राब हैं। तो ईरान वगैरह ये जो है एक नया जो कि इकनॉमिक ब्लॉक यहाँ पे बन सकता है। तो डिफेंस ब्लॉक की भी अगर हम बात करेंगे तो एक साइड से अगर हम देखेंगे तो तुर्की है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो ईरान है। तो एक नया ब्लॉक, ये भी अनऑफिशियली अनडिक्लेयर्ड ब्लॉक हम इसको कहेंगे। तो इनके ये इकनॉमिक ब्लॉक भी है और डिफेंस ब्लॉक भी है, अनडिक्लेयर्ड जिसको हम कहेंगे। तो इस तरह से अमेरिका जो है, अमेरिका का अगर हम देखेंगे तो उसका अब ज़वाल जो है शुरू हो गया है। और ये ज़वाल जो है अफ़गानिस्तान से शुरू हो गया था, जब वो तालिबान एक बहुत ही वीक ऑर्गेनाइजेशन थी।
तो चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही थी, लेकिन उनसे मार खाने जब वो उनसे मार खाकर वहाँ भाग गए सारा असला छोड़कर, तो वहाँ से उनका जवाल जो है वो शुरू हो गया था। तो जो अफ़गानिस्तान जैसे बहुत ही गरीब और बहुत ही कमज़ोर मुल्क से मार खाकर भाग गए, तो क्या मुमकिन है कि रशिया की जैसी सुपर पावर के खिलाफ वो लड़ेगा? और उसको पता है कि यहाँ खाली रशिया के साथ ये जंग नहीं है, यहाँ आगे से चाइना भी है और भी हैं जो अमेरिका की दुश्मन हैं, वो सब हैं। तो इसलिए अमेरिका जो है इस वक्त डायरेक्ट जंग नहीं चाहता है। और जहाँ तक रशिया की बात है, तो रशिया भी अगर देखेंगे तो स्ट्रेटजिकली सिर्फ कुछ सालों तक लगता है कि वो यूक्रेन तक ही महदूद रहेगा। तो यूक्रेन से आगे वो बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मेन जो उसका मुद्दा है वो यही है। एक तो जो यूक्रेन की इकनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उसका कंट्रोल, और दूसरा जो ब्लैक सी है, जो कि हमने नक्शे में देखा, ब्लैक सी के ऊपर रशिया का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से रशिया का कंट्रोल रहे। तो यही रशिया की स्ट्रेटजी है। और अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि मैं अपने नाटो को बढ़ाता जाऊं और पूरा साउथ एशिया को इसके इन्फ्लुएंस उसके अंडर में कर दूं। तो ऐसा मुमकिन अब नहीं है, क्योंकि रशिया जो है आगे इसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा हो रहा है। तो इस तरह से ये जो कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हैं अभी कुछ जारी हैं, और आने वाला जो वक्त है इसमें काफ़ी हलचल होने वाली है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अब अल्लाह ही बेहतर जानता है ये कब और होगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी। लेकिन ये जो यूक्रेन और इसके आसपास जो ये एरिया है ये काफ़ी ख़तरनाक है। एक किस्म का अगर देखेंगे तो यहाँ ये बारूद है, यहाँ चिंगारी की ज़रूरत है, और चिंगारी अगर लग गई तो ये समझो कि वर्ल्ड वार थर्ड जो है वो मुमकिन है। और वर्ल्ड वार थर्ड जब होगी तो फिर तो फोर्थ वर्ल्ड वार जो है वो फिर तलवारों से ही होगी, जैसा कि एक आम कहावत है। तो इसी तरह से मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अब देखना हमें ये है कि यहाँ पर जो हमने नक्शे में अभी इसको स्टडी किया, अमेरिका जो है यहाँ रशिया को रोक क्यों नहीं सकता है? ये क्यों यहाँ पर दुनिया कहती है कि अमेरिका जो है या नाटो जो है रशिया के ऊपर क्यों नहीं यहाँ पर रोक रही, उसको कब्ज़ा क्यों इसके साथ जंग क्यों नहीं कर रही है? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका भी जो है वो खोखला हो गया है इराक़ और अफ़गानिस्तान में जंगें लड़ लड़ कर। तो वो अब एक बूढ़े शेर की तरह है जो सिर्फ अब दहाड़ सकता है, और रशिया को सिर्फ वो इकनॉमिक सैंक्शंस की धमकियां दे सकता है। यहाँ से आगे वो कुछ करने की कोशिश ना करेगा, ना उस क्षमता में वो है। इसीलिए रशिया जो है अब इन नाटो को धमका रहा है, एक गुंडे की तरह वो धमका रहा है। जैसा कि एक गुंडा जब बाहर बाज़ार में आता है या गली में आता है तो सारे फिर चुप हो जाते हैं, तो इसी तरह से इसने कहा है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर, क्योंकि ये नाटो की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर एस्टोनिया है, लेटविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है। पोलैंड जो कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक कंट्री है, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो पोलैंड से ही शुरू हो गई थी। यही वो कंट्री है जहाँ पर वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था। तो इस बार भी क्योंकि जिस हिसाब से रशिया को लग रहा है कि यहाँ पर जो नाटो का जो ख़तरा उसको मंडला रहा है, ख़ासकर ये जो लेटविया है, लिथुआनिया है, ये पोलैंड भी है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये क्या कहते हैं, रोमानिया है या मोल्डो वगैरह है। तो रशिया ने अगर इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और ऐसा लग रहा है कि अगर नाटो जो है यहाँ पर चुप रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तो फिर मुमकिन है कि रशिया जो है पोलैंड या इधर से रोमानिया वगैरह को वो अटैक कर सकता है, क्योंकि रोमानिया जो है यहाँ ब्लैक सी के साथ भी है, और ये जो पोलैंड है ये नॉर्थ की तरफ से इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनके ऊपर भी अब रशिया की तरफ से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रशिया जानता है कि अमेरिका जो है ये एक
जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा ये भी था, लेकिन एक गुंडा जो है दूसरे गुंडे के साथ कभी भी डायरेक्ट फाइट नहीं करता है। यहाँ प्रॉक्सी वार्स चल रही हैं जैसा कि आज तक चलता आ रहा है। तो अमेरिका जो है इस वक्त कुछ नहीं कर सकता है, वो अपनी फ़ौजें नहीं उतारेगा, जैसा कि नाटो ने पहले ही कहा है कि हम अपनी फ़ौजें जो हैं यूक्रेन में नहीं उतारेंगे, यूक्रेन को ये जंग खुद लड़नी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना वेपन वहाँ पर उसको सप्लाई करेंगे। लेकिन वेपन सप्लाई करना भी इस वक्त नाटो के लिए मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन की जो एयर स्पेस है वो सारी इस वक्त रशिया की कंट्रोल में है, इसलिए कोई भी सामान पहुँचाना वहाँ मुश्किल है। मुश्किल ना क्या बल्कि नामुमकिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1999 के बाद जो अमेरिका है उसने और उसके इत्तेहादियों ने कैसे नाटो की ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की और बढ़ाया, और वो बढ़ाने में कामयाब भी हो गई। और बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ये रशिया है, तो रशिया के साथ अगर आप देखेंगे तो ये आज की डेट में ये सारी नाटो की कंट्रीज़ हैं। जैसे कि ये इस्टोनिया है, यहाँ पे ये लैटविया है, ये लिथुआनिया है, ये पोलैंड है, और ये स्लोवेनिया है, हंगरी है, ये रोमानिया है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जॉर्जिया वगैरह। तो यहाँ तक ये नाटो की एक्सपेंशन हो गई। और अगर देखा जाए एक तरह से अगर देखा जाए तो नाटो ने पूरी तरह से रशिया को यहाँ पर वेस्ट की तरफ से इसको पूरी तरह से घेर लिया है नाटो ने। तो अब चूंकि अमेरिका चाहता था यहाँ पर ये जो रशिया यूक्रेन भी इसके बीच में है, तो यहाँ पर यूक्रेन को भी अमेरिका या उसके अलायंस नेटो इसको ये अपने साथ मिलाना चाहते थे। यहाँ तक तो चलो अगर हम देखेंगे ये जो कंट्रीज़ हैं, इस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुआनिया है, या यहाँ से अगर हम देखेंगे पोलैंड है, ये रोमानिया है, तो यहाँ तक तो रशिया ने काफ़ी क्या कहते हैं अगर देखा जाए तो सब्र किया। हालांकि रशिया काफ़ी देर से इस चीज़ का विरोध करता था, इस चीज़ की मुखालफत करता था अमेरिका की, कि आप जो है मेरी बाउंड्रीज़ के नज़दीक, मेरी बॉर्डर्स के नज़दीक आप अपनी फ़ौजें खड़ी कर रहे हैं। और आज ये जितनी भी यहाँ से ये कंट्रीज़ आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पर नाटो की फ़ौजें तैनात है, जिसमें अमेरिका की फ़ौजें भी हैं और बाकी नाटो फ़ौजें। अब ये यूक्रेन जो है इसको अमेरिका के लिए इसकी क्या अहमियत है और रशिया के लिए इसकी क्या अहमियत है, इसको अगर हम देखेंगे जोग्राफिकली भी, अगर अब हम देखेंगे तो जोग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा रशिया जो है ये पूरा नॉर्थ को ये कवर करता है। रशिया, ये देखिए ये रशिया है, लेकिन इसकी जो ये वाला एरिया जो है, ये जो समंदर है इस साइड से, पैसिफिक ओशन जिसको हम कहेंगे, तो ये कोल्ड वाटर एरियाज़ हैं। अगर हम इनको देखेंगे तो ये कोल्ड वाटर एरियाज़ हैं, यानी कि सर्दियों में सर्दी के मौसम में ज़्यादातर यहाँ पर ये पानी जो है ये जमा रहता है। और दूसरा ये है कि ये जो समंदर है, ये वाला समंदर जो है ये तो हमेशा जमा ही रहता है, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में तो ये बिल्कुल जमा हुआ रहता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्थ पोल के साथ में है, या अगर हम इसको देखेंगे ये फ्रीज्ड जोन में आता है। तो ये एरिया भी कोल्ड वाटर एरिया माना जाता है। अब रशिया को यहाँ इंडियन ओशन और इधर से अटलांटिक ओशन की तरफ जाने के लिए इसको रास्ता चाहिए। ये यहाँ से होते हुए ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ से ये रास्ता है जो यहाँ से मिलाता है अटलांटिक ओशन को भी और ये इंडियन ओशन को भी, यहाँ
रेड सी से होते हुए। यानी कि अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो आज की डेट में वही कंट्री जो है एग्जिस्ट कर सकती है दुनिया के मंचों पे जिसकी रसाई समंदर तक हो। तो यूक्रेन को अगर यहाँ पर ये नाटो की मेंबरशिप मिलती, यूक्रेन को अगर नाटो की मेंबरशिप मिलती और यूक्रेन को यूएस ने चाहता था कि इसको एक इज़राइल की तरफ से एक स्टेट खड़ी की जाए, यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ रोमानिया भी है, मोल्डोवा भी है, और यूक्रेन को इसलिए इन्होंने चुना, एक तो यूक्रेन जो है काफ़ी रिसोर्सफुल कंट्री है, यहाँ इस एरिया में गैस के भंडार हैं और ये फर्टाइल एरिया है, काफ़ी वीट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकलती है। और दूसरा, जब यहाँ पर एक पावरफुल कंट्री वजूद में आती और वो नेटो का मेंबरशिप होती, और दूसरा अमेरिका जो है इसके बहाने यहाँ पर अपनी फौजें ला सकता था, अपना साजो सामान यहाँ पर ला सकता था, और इसी के बहाने वो यहाँ पर इस ब्लैक सी को कंट्रोल कर सकते थे। ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी जब यहाँ पर ये कंट्रोल कर देते, यहाँ से जो ये कैस्पियन सी भी नज़र आता है लेकिन ये लैंड लॉक्ड सी है, हम इसकी बात करेंगे। तो ये एक किस्म का ये वाला रास्ता कम्प्लीटली रशिया के लिए बंद हो जाता, और दूसरा यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ तक। और अगर हम यहाँ फिर इसको नीचे देखेंगे, यहाँ से इसके साथ तुर्की है बीच में जो कि नाटो का ही एक मेंबर स्टेट है, तो यहाँ से सीधा फिर ये सीरिया वगैरह, यहाँ इज़राइल भी है। तो एक किस्म का ये सारा एरिया इधर से ये पूरा रशिया को ये घेर सकते थे। तो इसलिए ये जो यूक्रेन है ये नाटो और अमेरिका के लिए भी काफ़ी स्ट्रेटजिक पॉइंट था, और रशिया के लिए भी, और रशिया का ही तो ये पार्ट भी था पहले। तो रशिया जो है ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि रशिया जो है इस चीज़ को अमेरिका के कंट्रोल में होने दे। और दूसरी बात यह है कि ये जो मौके का फ़ायदा उठाया अमेरिका ने, ये तब उठाया जब अभी रशिया जो है दोबारा वापस उभर रहा था, अभी ये मसा संभल रहा था। तो ये उस टाइम की बात है जब ये यहाँ पर ये नेटो की एक्सपेंशन उसने की। अब चूंकि ये यहाँ इसको भी अपने साथ मिलाना चाहते थे, इससे इनको दूसरा यहाँ से जो गैस सप्लाई थी ये सारा यूरोप की तरफ चली जाती, यहाँ से जहाँ पर जो ये क्या कहते हैं आयरन और कोल वगैरह ये जो मिनरल्स ये सारा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाती। तो ये खेल जो है ये कब से चला, ये तभी मैंने कहा था आपको कि 1991 में ये स्टेट ही इसीलिए उन्होंने यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर रिलीजियस लाइन पर भी उन्होंने इसको अगर देखेंगे तो ये 87% जो यहाँ की पॉपुलेशन है यूक्रेन की ये क्रिश्चियन है, और वो भी रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले, और जो बाकी रशियन है यहाँ पे वो उनको हम या तो एथीस्ट कहते हैं या वो कम्युनिस्ट है। तो अब क्या हुआ जब ये एक्सपेंशन करने लगे, तो लेकिन यहाँ रशिया जो था ये रशिया भी यहाँ पर अपनी गेम्स खेल रहा था, क्योंकि इसके भी यहाँ पर अब अगर हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे यूक्रेन की, तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पर जो ऑलिगर की जो ग्रुप है ये काफ़ी करप्ट माना जाता है। तो इसमें कुछ यहाँ रशिया से क्या कहते हैं वो पैसा लेकर या डॉलर्स लेकर या जो कुछ भी लेकर कुछ रशिया के सपोर्ट में रहते थे, और कुछ नाटो की तरफ उनका झुकाव होता था। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम इसकी गवर्नमेंट्स देखेंगे 1991 के बाद, तो कभी ये प्रो रशियन होते थे तो कभी प्रो अमेरिकन होते थे। तो इसी तरह से 2010 में यहाँ पर विक्टर यानुकोविच जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना तो ये प्रो रशियन था। तो इसने एक वहाँ पर डिसाइड कर दिया कि मैं सस्पेंड करता हूँ यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट को। जब उसने यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया तो नाटो और अमेरिका जो कि बाहर से ये देख रहे थे, मौके की तलाश में थे,
तो उन्होंने जो यहाँ पर इनके ये प्रो रशियन जो प्रो नेटो यहाँ पर कुछ लोग थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, या जो ओलिगार्क उनको हम कहेंगे, तो उनको फंडिंग करके एक बहुत बड़ी जो है प्रोटेस्ट की शुरुआत की इस डिसीजन के खिलाफ, जो कि विक्टर यानुकोविच ने यहाँ पर लिया था 2013 में। यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ उसके जो ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह थे वो सस्पेंड करने के, और वो चाहता था कि मैं अपनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो रशिया के साथ कर लूँ। तो ज़बरदस्त यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, जिनका नाम दिया गया यूरो मैदान उन प्रोटेस्ट्स का नाम दिया गया। और 1 साल के बाद यहाँ पर उस इलेक्टेड गवर्नमेंट का कू हो गया, और 2014 में यूक्रेन में एक नई गवर्नमेंट आ गई, जिसको उन्होंने कहा रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी उन्होंने कहा उसको। और ये जो अब गवर्नमेंट आई, तो ये गवर्नमेंट प्रो नेटो थी। ये जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बना, ये प्रो नेटो था। उसने वो 2004 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोबारा से लागू कर दिया वहाँ पे। तो इस तरह से एक प्रो अमेरिकन टाइप गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई। लेकिन जब रशिया ने जब भांप लिया कि अब वहाँ पर जो प्रो रशियन थी उस गवर्नमेंट के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ की डिस्टर्ब हो गई है, तो रशिया ने भी अपनी एक गेम खेली। तो इसी बीच 2014 में ही रशिया ने, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर, ये क्रीमिया है, ये पोर्ट जो था पहले रशिया ने लीज पर लिया हुआ था यहाँ पर, ये अपने लिए इस ब्लैक सी को एक्सेस करने के लिए। हालांकि यहाँ से भी है, लेकिन ये स्ट्रेटजिकली यहाँ पर उन्होंने एक पोर्ट अपना बना लिया था, वो जो कि उसने लीज पर लिया हुआ था। तो जब वहाँ पर प्रोटेस्ट हो गए, और वो प्रोटेस्ट, उनकी फंडिंग जो था वो नेटो कर रहा था, वेस्ट कर रहा था, और गवर्नमेंट जो काकू हो गया, तो रशिया ने इसी बीच क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया, और इसको यहाँ पर इसके ऊपर कब्ज़ा करके इसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट पहले ऐलान कर दिया। और बाद में एक रेफरेंडम उन्होंने कराया, और उस रेफरेंडम में ये दिखाया गया कि 97% जो क्रीमियन लोग हैं वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं। इस तरह से इस एरिया को, ये जो क्रीमिया का ये वाला एरिया है, इसे रशिया ने अपने कब्ज़े में ले लिया। वो इसी डर से, क्योंकि यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट आने वाली थी वो प्रो अमेरिकन टाइप गवर्नमेंट थी, और चूँकि वो प्रो अमेरिकन टाइप गवर्नमेंट थी तो उसका झुकाव ज़्यादातर वेस्ट की तरफ था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इसी गवर्नमेंट ने फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया यूरोप के साथ, और इसका जो प्रेसिडेंट था ये पोरोशिंको उसका नाम था, जो उस वक्त प्रेसिडेंट बना। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। रशिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया, और इसी दौरान यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लुहांस्क है, ये नक्शे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये जो एरियाज़ हैं ये भी काफ़ी स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ थे रशिया के लिए। तो रशिया ने इसी दौरान प्रो रशियन सेपरेटिस्ट एक ग्रुप यहाँ पे खड़ा कर दिया, जो कि डिमांड करने लगे कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की वो डिमांड करने लगी, ये जिनको हम प्रो रशियन सेपरेटिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक नई किस्म की रशिया ने एक इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू कर दी, और इनको रशिया जो है सपोर्ट भी करने लगा। तो अब आते आते 2019 में यहाँ पर फिर से इलेक्शन हो गए, और वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की जो है इसका क्या कहते हैं, ये प्रेसिडेंट बन गया यूक्रेन का।
तो ये जो वोलोडोमायर ज़ेलेंस्की और उसका जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यूक्रेनियन हिस्ट्री में पहली बार था कि ये दोनों जो हैं ये जीविस्ट थे और ज्यूज़ थे, ये ज्यूज़ थे। और इनकी फिर से ये प्लानिंग हो गई कि इन्होंने फिर से ये अमेरिका को ने इनको एक एस्पायरिंग नाटो कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया। तो देखना यह है कि अगर अच्छा, तो रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, रशिया बिल्कुल भी नहीं ये चाहता था कि ये जो यूक्रेन है ये नाटो में शामिल हो जाए या ये वेस्ट के साथ अपना कोई अलायंस बनाए, क्योंकि इससे तो स्ट्रेटजिकली काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान था रशिया को भी, क्योंकि अमेरिका ने अपनी फ़ौजें पहले ही यहाँ से इधर से ये सारी, तो अब यहाँ तक ये फ़ौजें, यानी कि आप देखेंगे तो पूरा ब्लैक सी को भी फिर ये अपने कंट्रोल में ला सकते थे। तो रशिया ने क्या किया, अपनी फ़ौजें यहाँ खड़ा करनी शुरू कर दी 2021 में इस बेलारूस के एरिया में, इधर से क्रीमिया में तो ये पहले ही आ चुका था। और एक साइड से ये कहने लगा कि भाई मैं यहाँ पे हमला नहीं करूँगा, मैं खाली अपने डिफेंस के लिए फ़ौजें यहाँ खड़ी कर रहा हूँ। तो जब उसने देखा कि ये जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ये नहीं मान रहा है, ये नाच रहा है, ये भी अमेरिका के उसके ऊपर नाच रहा है उसके कहने पर, तो फिर रशिया जो है काफ़ी यानी कि देखा जाए तो रशिया भी मजबूर हो गया यहाँ पर इसे अटैक करने के लिए। और अगर हम देखेंगे इससे पहले रशिया ने काफ़ी बार यूक्रेन को ये कहा था कि ये जो यूक्रेन है ये यूएसएसआर का ही पार्ट है, और था भी। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर जंग तो शुरू हो गई है, यूक्रेन में जंग शुरू है, रशिया जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो एक कहते हैं कि वो एक गली के गुंडे की तरह यहाँ पर घुस गया है और उसने कहा है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं सबक सिखाऊंगा, ये उसने पहले ही चेतावनी दी है। अब हम देखते हैं कि रशिया